तो सिलेबस को भैया मेंस वाले लोग, पीएससी वाले लोग मेंस के सिलेबस को आप घोट डालेंगे, रट डालेंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए ओके। देखिए, तो पहला हमें चैप्टर स्टार्ट करें हैं वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें जो है आपको 5 पॉइंट जो है बिल्कुल याद रखने होंगे। हमारा जो पहला चैप्टर का जो सिलेबस है वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा। चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन जब भी आप जो है इन फ्यूचर जब भी इस चैप्टर को याद करेंगे, ये 5 पॉइंट आपके ध्यान में आना चाहिए। पहले यहीं से सवाल जो है बेसिकली उठते हैं। पहला क्या है, इकाई का अंक क्या होगा, कैसे होगा, आगे देखेंगे, तो विस्तार से पूरी बात करनी है। पर फिलहाल इकाई का अंक ज्ञात करने वाला एक नियम होता है। फिर है शेषफल प्रमेय है। तीसरा हम देखेंगे विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम आपने स्कूल में भी सब चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ ही है। विभाजिता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल ये। उसके बाद में एक होता है अभी जो बहुत चला है वो है अंकी योग यानी डिजिटल सम। डिजिटल सम जो है वो कैलकुलेशन को फास्ट करने का एक तरीका होता है, वो हम देखेंगे, डिजिटल सम। और उसके बाद में जो पांचवा है सम अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी अन्य। इसमें भी काफी सारी चीजें शामिल होंगी, सम अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस तरीके से इस 5 पॉइंट के इर्द गिर्द हमारा जो है ये चैप्टर घूमने वाला है। हमने इस बड़े से चैप्टर को छोटे रूप में एक कंसाइन करने का जो है प्रयास किया है। इकाई के अंक से निश्चित तौर पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे, शेषफल प्रमेय से निश्चित तौर पे सवाल देखने को मिलेंगे। विभाजिता के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सारे मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। और उसके बाद है अंकी योग डिजिटल सम, एक बहुत ही लेटेस्ट जो है अप्रोच है, अभी फिलहाल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आफ्टर कोविड। कोविड के बाद में क्या हुआ, यूट्यूब का थोड़ा सा बोलबाला ज्यादा हुआ, तो जितने मैथ्स के टीचर है वो इसको ज्यादा प्रमोट करते हैं आजकल। और डिजिटल सम बेसिकली हमारे आया है वैदिक गणित से, जिसको हम बोलते थे बीजांक, वो चीज है ये। तो इससे क्या होता है, जो कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाता है। बहुत लंबे चौड़े अगर अंक है उसका मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, तो आपको दिक्कत होगा। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके पास में चार ऑप्शन अवेलेबल है, जब आपके पास में आंसर आपके नजरों के सामने है, तो आंसर निकालना मूर्खता है, आंसर पहचानना पड़ेगा। कोई भी अगर आपको पास में अगर मान लो आपका आंसर 4000, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा कुछ अगर आने वाला है आंसर, तो इसका इंतजार मैं क्यों करूं? मैं सिर्फ ये ना देख लूं कि सिर्फ 9 आ रहा है लास्ट में, मेरा आंसर यही है, लगा के मैं निकल जाऊं। जबकि अन्य ऑप्शन में 9 लास्ट में नहीं है, 6 है, 2 है, 3 है, तो मेरे को पता चल गया भाई 9 लास्ट में आ रहा है, मतलब यही आंसर बनेगा। तो मैं जबरदस्ती जो है 45, 67, 8 का इंतजार नहीं करूंगा सॉल्व करने का। ये अप्रोच है मैथ्स का जो बाहर के बच्चे लगाते हैं। और हम जो है इसलिए जो है इंडिया लेवल के एग्जाम में जो है हमारे बच्चे जो थोड़े से पिछड़ जाते हैं, वो कॉम्पीट नहीं कर पाते एसएससी बैंकिंग के लेवल के एग्जाम में। ठीक है, तो वो अप्रोच हमको सीखना चाहिए, डेवलप करना चाहिए वो अप्रोच को। ठीक, तो हम इस पे भी थोड़ा सा बात करेंगे आगे क्या होता है। तो देखिए, ये 5 जो है इकाई का अंक, शेषफल प्रमेय, विभाजिता के नियम, अंकी योग और अन्य सम अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप बिल्कुल आपके दिमाग में इसको याद होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अभी इस सीक्वेंस में नहीं, लेकिन दूसरे सीक्वेंस से हम थोड़ा थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। कुछ थ्योरी पढ़ते हैं पहले, उसके बाद में फिर एक एक करके आएंगे आगे। देखिए, सबसे पहले तो संख्या पद्धति में पहला जो हो गया संख्या। कल मैं थोड़ा सा बता दिया था, थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग भी है करके, है ना। संख्या, संख्या क्या होता है बताइए, क्या हो सकता है संख्या? संख्या मतलब कि नंबर। पीएचडी वाले आपको मेंस तो लिखना ही है, तो आप सारी चीजों की पढ़ाई कुछ ऐसा करिएगा कि भाई अगर इस चीज को अगर मेरे को लिखना पड़ जाए तो मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, और आजकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं व्यापम के एग्जाम जैसा कि पूछ रहा है, उसमें वो थ्योरी के फॉर्म में पूछ रहा है। रेखा गणित के सवालों को समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल नहीं निकालने बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के अंदर बना चतुर्भुज कौन सा होगा। और वो कथन कूट में भी सब थ्योरी थ्योरी में पूछ रहा है। तो थ्योरी की इंपॉर्टेंस भी जो है वो जानने का प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको भाई बेसिक नॉलेज है भी या नहीं है, मैथ सॉल्व नहीं करना, वो चीज है। तो देखिए, पहला होता है संख्या। आप संख्या की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? ऐसी गणितीय वस्तु या ऐसा मैथमेटिकल इक्विपमेंट, ऐसी गणितीय वस्तु जिसका उपयोग नापने, मापने या गणना करने अथवा नामांकित करने में या चिन्हांकित करने में, नामांकित करने में किया जाता है, संख्या कहलाता है। सारी परिभाषाओं को आप अभी का अभी याद करेंगे, कुछ भी चीज को, गणित को आप रिवीजन करने का नौबत ना पड़े ऐसा पढ़ाई करेंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे गणित को रिवीजन करके नहीं जाना, गणित आपका ऐसा तैयार होना चाहिए, रिवीजन करना है अदर सब्जेक्ट को। पेपर के 2-3 दिन, पेपर का 7 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर के 7 दिन पहले का समय। बहुत सारी चीज को अगर आप होल्डिंग में डाल दोगे तो सब रिवीजन नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। कुछ सब्जेक्ट को आपको ऐसे तैयार करने पड़ेंगे जिसको अगर खुदा ना खास्ता मैं रिवीजन ना भी करूं तो एग्जाम में जाके बना पाऊं। करंट अफेयर को रिवीजन करना पड़ जाता है, इतिहास की भी फैक्ट को पढ़ना पड़ जाता है, एक बार एक याद नहीं आती चीजें। संविधान को भी देखना पड़ जाता है आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब जीके और जीएस को पढ़ना पड़ जाता है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, या करंट अफेयर में भी आप मान लो न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हैं, एकदम रेगुलर टच पे है,
तो इस चीज को आपको रिविजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ऐसे आपको 2-3 सब्जेक्ट हर एग्जाम में तैयार करके रखने पड़ेंगे। मैथ्स भी ऐसे ही है, जितनी बातें हैं यही कहीं दिमाग पे छापते चलना, कॉपी में तो लिखा हुआ अलग बात है। तो ऐसी गणितीय वस्तु जिसका उपयोग नापने, मापने, गणना करने और नामांकित करने में करते हैं, उसके हम क्या करेंगे, संख्या कहेंगे। अब संख्या के प्रकार जो है जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि संख्या के क्या क्या प्रकार है, एक एक करके पढ़ना। तो पहला जो संख्या आता है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, कोई कुछ बता पाएगा रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या वो होती है जिसे संख्या रेखा पे निरूपित किया जा सके। ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पे निरूपित किया जा सके। ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पे निरूपित किया जा सके। संख्या रेखा पे निरूपित या प्रदर्शित किया जा सके। प्रदर्शित किया जा सके। अब ये संख्या रेखा क्या चीज है भाई? तो संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा एक जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसा, जिसके बीच में सेंटर में 0 आ गया, एक साइड जो है सारी नेगेटिव वैल्यू है और इन्फिनाइट तक का, और एक साइड जो है सारे पॉजिटिव वैल्यू है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसको आप संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं वो कहलाएगा रियल नंबर या वास्तविक संख्या। तो आप फिर एग्जाम्पल में बता दीजिए कि भाई ऐसे कौन कौन से संख्या है जिसको आप जो है रियल नंबर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोलूं -3, क्या ये रियल नंबर है? क्योंकि संख्या रेखा पे आप प्रदर्शित कर सकते हैं। वैसे अगर मैं मान लूं 2 बोल दूं तो क्या रियल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि आप संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि भाई 1/5, क्या ये रियल नंबर है? 1/5 मतलब कितना होगा? 0.5। तो क्या मैं 0.5 को इसमें प्रदर्शित नहीं कर सकता? अगर मैं इसके बीच में 10 खाने बना दूं तो 0 से 1 के बीच में, तो मैं 0.5 को तो ला सकता हूं ना। तो ये भी रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर है। जैसे कि मैं बोलूं √5 या मैं बोलूं √11, इसका मान डेसिमल में कुछ होगा और डेसिमल में फिक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं डेसिमल में बोलता हूं 6.257 या मैं बोलता हूं कि 0.345, ऐसा अगर है डेसिमल में वैल्यू तो इसको भी संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, खानों को बढ़ा दीजिए आप बीच का पार्टीशन करके तो आ जाएगा। या मैं कहूं कि 22/7, नहीं इसको अभी थोड़ा रहने देते हैं, आगे के उसमें पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट को मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप इतने एग्जांपल को भी फिलहाल आप लेके चलिए कि ऐसी कोई नंबर, मान लो पेपर में आपको बोलता है 4 ऑप्शन दे दिया, बोला कि रियल नंबर पहचानो, तब तो ये थ्योरी तो आपको मालूम होना चाहिए। फिर इस हिसाब से अभी गड़बड़ हो जाता, आप जो है इसको जो है रियल नंबर नहीं बोलते फिर एग्जाम में, क्या दशमलव से कुछ, ये भी जो है संख्या रेखा में प्रदर्शित हो सकता है, ये रियल नंबर है। चलिए अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दूसरी संख्या क्या होगी? पहली हो गई वास्तविक संख्या। आप इसको लिख रहे हैं क्या? लिखिए, साथ साथ लिखते जाइएगा थोड़ा सा, है ना। चलिए वास्तविक संख्या, तो उसके बाद में जो दूसरी संख्या है, वास्तविक का अपोजिट ही ले लेते हैं तो हो जाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसकी परिभाषा क्या होगी? सेम इसका उल्टा। हमने क्या कहा? वास्तविक संख्या क्या होती है जिसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो काल्पनिक संख्या क्या होगी जिसे हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे, जिसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए संख्या रेखा 0 थी, इस साइड +1, फिर +2, फिर +3, +4, ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक गया। इस साइड पे -1, -2, -3, ऐसे करके ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसी संख्या वो कौन सी होगी जिसे हम संख्या रेखा पे निरूपित नहीं कर सकते? देखिए यहाँ पे एक बार ना आप पहले यहाँ पे और आइए, वास्तविक संख्या पे वे संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 0.345 जो है इसे मैं संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 0.3456 डैश 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 आते ही जा रही है तो खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा डेसिमल भी होता है, डेसिमल हम पढ़ेंगे डेसिमल के टाइप में। इस प्रकार के डेसिमल को हम कैसे रखेंगे? इसमें नहीं रख सकते। तो डेसिमल में भी ऐसा नहीं कि सारे प्रकार के डेसिमल जो है वो रियल नंबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर इस प्रकार का डेसिमल अगर आ गया तो वो जो है रियल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसके एग्जांपल में आप क्या रख सकते हैं? कुछ ऐसा डेसिमल 0.3145, ये आगे बढ़ रहा है ना। अब इसी में मैं बोलता हूँ 22/7, जो पाई का मान होता है, बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। 22/7 का वैल्यू क्या होता है? 3.1415678, ये कंटिन्यू जाता है आगे। यानी इसका मतलब ये जो है इसका डेसिमल कुछ इस प्रकार का होता है। तो 22/7 जो है वो काल्पनिक संख्या में आ जाएगा। अगर क्लासिफिकेशन में अगर जाएंगे प्रॉपर तो
अगर ऐसा कुछ एग्जांपल अगर आगे आपके पास में। दूसरा चीज ये होगा, तो इसको फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं रखते, हम इसे अपरिमेय और जो है परिमेय संख्या में इसको ज्यादा समझेंगे। इस प्रकार का अगर डेसिमल है तो वो आपका काल्पनिक होगा। दूसरा क्या होता है, रूट के अंदर में अगर माइनस की वैल्यू है, जैसे रूट के अंदर -2 हो गया, रूट के अंदर कोई भी माइनस वैल्यू है, तो रूट के अंदर माइनस का कोई मान नहीं होता। मैथ में अभी तक इसका मान नहीं ढूंढा गया। ये जो है काल्पनिक संख्या होंगी, और इसीलिए जब आप एमएससी पढ़ते हैं, आगे की जब पढ़ाई करते हैं हायर स्टडी, तो -1 को जो है रूट के अंदर -1 को आई बोलते हैं, इमेजनरी नंबर। रूट के अंदर का माइनस वैल्यू जो है वो काल्पनिक संख्या है। जैसे इसी में से हम इसको अगर आगे बढ़ा दें तो आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -1, और आई क्यूब का मान क्या हो जाएगा, -i, और i4 का मान क्या हो जाएगा, 1। उसी को मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ सिर्फ गुणा कर करके। तो बेसिकली हम अभी तक समझ गए कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, जिसे हम संख्या रेखा पे निरूपित नहीं कर सकते। वो कुछ दो प्रकार से दिखाई देगा, एक रूट के अंदर माइनस वैल्यू, और दूसरा दशमलव, ऐसा दशमलव जो कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा चलते हैं हम अगले नंबर पे। अब जो वास्तविक संख्या जो है ना, वो अगेन जो है दो टाइप के होते हैं। मैं फिलहाल किसके क्या टाइप में ये नहीं बता रहा, इसको अपन आखिरी में जो है एक चार्ट बना लेंगे। अभी फिलहाल हम जितनी संख्याएं सुनते हैं, समझते हैं, उस सबको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जितना अभी तक हमने स्कूल में देखा, कॉलेज में देखा, सबके एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे अगला जो है ये नाम तो आपने बड़ा सुना होगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, RATION, रैशनल नंबर। क्या आप जानते हैं क्या होता है परिमेय संख्या, बता सकते हैं क्या होती है परिमेय संख्या? हाँ, वेरी गुड। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाएगी। जहां पे p और q जो है वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे, यानी कि पूर्णांक होंगे। पूर्णांक क्या होता है वो भी देखेंगे आगे। p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा। देखिए जो पूर्णांक होता है ना, यहाँ पे हल्का से देख लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक की वैल्यू क्या होगी भाई, माइनस कोई वैल्यू, -0 और प्लस जो वैल्यू होती है वो पूर्णांक होती है। जो संख्या रेखा पे आपने ड्रॉ किया ना, माइनस की सारी वैल्यू, -2, -3, -1, फिर 0 आता है, फिर इधर प्लस वैल्यू आता है, ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो ऐसी कोई संख्या हो सकती है p/q, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। q का मान यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि q का मान अगर 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यही होगी परिमेय संख्या की, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और दूसरा जहां पे q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होंगे, इंटीजर होंगे। इंटीजर क्या होता है, निगेटिव वैल्यू, 0 और पॉजिटिव वैल्यू। आगे और अच्छे से देखेंगे हम। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं फिर परिमेय संख्या का, इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम इसमें परिमेय संख्या की बात करें एग्जाम्पल में, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 5/7, ये परिमेय संख्या है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि भाई ये p/q के रूप में लिखा हुआ है। दूसरा चीज, ये 5 और 7 जो है क्या है, ये पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कि -2, -3, माइनस की सारी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, 0 और प्लस की वैल्यू, ये सब क्या है, पूर्णांक है। जब मैं अगर बोलूं कि -1/2, ये परिमेय संख्या है क्या, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि एक तो पूर्णांक है और माइनस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, तो पूर्णांक ही होता है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि 5, केवल 5 परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। क्यों, क्या हम इसे 5/1 नहीं लिख सकते? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, पेपर में ऐसी गलतियां हो जाती है, सवाल ऐसे ही आएगा। 5 भी है, यानी आपको सिंगल डिजिट दिया तो वो भी हर अंक को आप नीचे में 1 तो लगा सकते हैं। इसका मतलब वो भी क्या होगा, यानी हर पूर्णांक, मैं यहाँ से एक अगर रिजल्ट पे जाऊं और परिभाषा बोलने की कोशिश करूं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हर पूर्णांक परिमेय संख्या है। बोल सकता हूँ ना, क्योंकि हर पूर्णांक के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, यानी हर पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होगा। अब उसके बाद में जैसे मैं बोलता हूँ 22/7, 22/7 जो है p/q के रूप में लिखा हुआ है ये, यानी ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी मैं आगे और बताऊंगा, इसको देखना अगले वाले में इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हो गया 5/7, आपने माइनस में भी देख लिया, p/q में देख लिया, सिंगल डिजिट में देख लिया। ठीक है, इतने एग्जाम्पल पर्याप्त है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या। जिसको जहां पे समझ नहीं आएगा प्लीज बोलिएगा, चुप होके बैठने से कुछ नहीं होगा जीवन में। ठीक है, केवल और केवल आपका नुकसान होगा और किसी का नहीं होने वाला। बाजू वाले को तो समझ में आ रहा है, मैं क्यों पूछूं, बेइज्जती तो नहीं हो जाएगा क्लास में, कुछ नहीं होने वाला। आप नहीं जानते कि बाजू वाले को भी नहीं आ रहा है, और हिम्मत नहीं कर रहा पूछने का, हो सकता है आप ही पूछ दिए। तो इसलिए प्लीज पूछिएगा,
मेरे आगे बढ़ जाने से पहले आप पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मेरे को क्या होता है कई बार। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं? कितने लोग ऐसे जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है? आप सब मैथ्स वाले हैं? मैथ्स वाले नहीं है ना? तो क्या होता है जनरली जब उस स्ट्रीम के विद्यार्थी नहीं होते ना, तो थोड़ी तकलीफ स्टार्टिंग में होती है। तो इसलिए जो है पूछ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हम मैथ्स वाले हैं तो हम समझ जाते हैं, हमको किसी बायो के क्लास में बैठा दे, हमारे कोई पाले नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें होती है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, संकोच की बात नहीं है। आप प्लीज पूछिएगा जहां पर भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। अभी एकदम बेसिक फाउंडेशन पे चल रहे हैं अपन। उसके बाद में हम अगला पढ़ते हैं, परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद में सेम इसका हो जाएगा चौथा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या सारे सवाल के रूप में पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में ना, इसको बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा। इरेशनल नंबर, वो रैशनल नंबर था, ये होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल, और देखिए हिंदी इंग्लिश मीडियम का प्रॉब्लम भी नहीं होगा मेरी क्लास में, खासकर जो आपको कंटेंट में दूंगा सीट के फॉर्म में, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा होगा, तो उसमें ज्यादा कोई दिक्कत, गणित में ऐसा कुछ होता नहीं है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगा? इसी का उल्टा कर देते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, वो क्या कहलाएगा? आपका अपरिमेय संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि भाई ऐसा कौन सा अंक है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो मैं वही डेसिमल की बात कर रहा हूँ। डेसिमल को आप जो है फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, ये भी एक टॉपिक है, हम देखेंगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, यानी कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, है ना? भिन्न में बदलोगे मतलब पी बाई क्यू हो गया एक तरीके का। तो जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट, मैं इसको इधर थोड़ा साइड करता हूँ, 0.5 को आप क्या करेंगे? आप इसको लिख देंगे 5/10, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना? वैसे मैं इसमें एग्जांपल में यहाँ इसको भी लिख सकता था कि 0.5 भी तो एक तरीके का परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि ये 5/10 बन जाएगा, यानी 1/2 बन जाएगा अल्टीमेटली कट के। अब अगर मान लीजिए ऐसे तो हो जाएंगे चेंज, लेकिन ये फिर से मान लो 3145 डैश 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 वाला हो, तो इसको फ्रैक्शन में नहीं बदला जा सकता। जिसका दशमलव कंटिन्यू आगे जाता है, दशमलव एक टॉपिक है, अभी एक दो क्लास में हम वहां पे आ जाएंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल जो ऐसे दशमलव होते हैं उनको फ्रैक्शन में नहीं बदला जा सकता। तो इस प्रकार के जो अंक होंगे जिसको फ्रैक्शन में ही नहीं बदल पाएंगे, आप भिन्न में नहीं बदल पाएंगे, वो परिमेय संख्या तो कहलाएगा नहीं। यानी कि मान लीजिए 0.143 डैश 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 ऐसे कोई अगर डेसिमल है, तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया, वो था पाई। पूछता है कि पाई जो है वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? अब पाई के दो मान होते हैं, एक होता है 22/7। देखिए यहां पे समझिएगा, एक हो गया पाई, एक हो गया 22/7, एक हो गया इसका रियल नंबर 3.14156, ऐसे ऐसे ही आगे जाता है। 22/7 एक्चुअली इसका एक्यूरेट मान नहीं है, कल हमने बहुत अच्छे से इस पे बात किया था। यूपीएससी में भी एक सवाल पूछा गया कि पाई माइनस 22/7 का मान क्या होगा? 0, धनात्मक, ऋणात्मक, ये इनमें से कोई नहीं। जिसको पता है पाई बराबर 22/7 होता है, 0 लगा देगा। जिसको जानकारी थोड़ी अच्छी है, वो ये जानता है कि 22/7 से थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है, मतलब क्या आएगा? निगेटिव वैल्यू आएगा। जब ये कम है 22/7 से, तो ऋणात्मक वैल्यू आएगा आंसर में। तो जब भी पाई की बात होगी, तो पाई में ये वाला को वैल्यू को लेना ज्यादा उपयुक्त होता है, 3.1415 डैश डैश वाला। और ये डैश डैश वाला जो है वो क्या होता है? फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते। इसका मतलब क्या होगा? जो पाई है वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। पाई को 22/7 अगर मान लिए, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। समझ रहे हो? 22/7 देगा तो परिमेय लगाना, और केवल अगर पाई बोला तो अपरिमेय लगाना, क्योंकि पाई का एक्यूरेट वैल्यू 22/7 नहीं है, बल्कि 3.1415 और डैश 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 वाला वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा ये सवाल बन जाता है अगर ऐसा पूछता है तो। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो गया, जिसको पी बाई क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते। चलिए अब उसके बाद में कुछ और संख्याएं देखते हैं आगे। 5, अभी ये जो है बार बार जो है पूर्णांक का जिक्र हो रहा था, तो अगला जो है पूर्णांक को रखते हैं। पांचवा जो है पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है? सभी धनात्मक ऋणात्मक वैल्यू का समुच्चय, यानी कि पूर्णांक में माइनस इन्फिनिटी से, जैसे आप आए -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर इधर 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक, ये सारे क्या है? पूर्णांक। मतलब कि डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है। दो ही चीज होंगे, या तो इंटीजर होगा या डेसिमल होगा, या तो पूर्णांक होगा या दशमलव होगा। अगर दशमलव नहीं है तो वो क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है।
तो पूर्णांक का जो है क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं कि भाई ये, तो इसके जनरली दो प्रकार बताया जाता है इसके प्रकार में। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आएगा, सारे ऋणात्मक वैल्यू, 7 से आगे भी हो सकते हैं, इन्फिनाइट तक का, ठीक है, -7, -6, -5, ये सारे जो भी ऋणात्मक वैल्यू होंगे वो सारे जो है ऋणात्मक पूर्णांक है। दूसरा जो होता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, बुक में इसको धनात्मक पूर्णांक ना बोल के गैर ऋणात्मक पूर्णांक बोलता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऐसे जो होंगे वो क्या होंगे, सारे पॉजिटिव वैल्यू, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। और जो जीरो होता है ना, जीरो जो है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना तो गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, वो किसी में नहीं आता। जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि जीरो को किसी के साथ जोड़ोगे, जीरो किसी के साथ अगर बैठा है प्लस माइनस में, ना तो वो प्लस करता है ना तो वो माइनस करता है, ठीक है। चलिए अगली संख्या की बात करते हैं हम। पांचवें के बाद में छठवीं संख्या पे आते हैं। छठवीं संख्या देखते हैं, पूर्णांक हो गया, प्राकृतिक संख्या। आप ये दो शब्द बड़े अच्छे से जानते होंगे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर। प्राकृतिक संख्या, क्या आप बता सकते हैं प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, नेचुरल नंबर, ये दो होते हैं, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। एक जो है वो एक से स्टार्ट होता है अनंत तक का, और एक जो है जीरो से स्टार्ट होता है। तो दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार कि भाई ये कौन सा पूर्ण है, कौन सा जो है प्राकृतिक है, ठीक है। आप इसको बड़े अच्छे से ऐसे याद कर सकते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग आप गिनने में करते हैं, और आप कभी अगर आ जाए तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे भी ऐसे ही, जिन संख्याओं का प्रयोग, जिन संख्याओं का प्रयोग गिनती या गिनने में होता है, गिनती में होता है, वो कहलाएगा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर यहाँ पे क्लास में कोई भी उपस्थित ना हो और आपको जो है बोला जाए कि जाओ तो गिन के आना क्लास में कितने लोग हो, तो आप ये बोलना ज्यादा पसंद करोगे कि क्लास में शून्य लोग हैं, या ये बोलना पसंद करोगे क्लास में कोई नहीं है? शून्य का तो प्रयोग गिनती में नहीं होता, 1 2 3 4 ही होता है। इसका मतलब गिनने में प्रयोग जो होता है वो एक से होता है, 1 2 3 जो भी अनंत तक की सारी संख्याएं वो होगी प्राकृतिक संख्या, जिसका उपयोग गिनती में होता है। और इसी के बाद में दूसरी संख्या भी देख लेते हैं, प्राकृतिक संख्या के बाद में पूर्ण संख्या, सातवां पूर्ण संख्या। थोड़ा थ्योरी कवर करना बहुत जरूरी है, सवाल इससे बनते हैं करके। होल नंबर, तो ये तो हम समझ ही चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है वो एक से स्टार्ट हो रही है, तो ये कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक जाएगा। जो जीरो से स्टार्ट होगी वो पूर्ण संख्या होगी, मतलब कि जीरो भी पूर्ण संख्या है। जैसे अगर मैं इसी में बोलूं, जो स्कूल में भी बड़ा पूछा करता था ये लाइन, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है क्या, या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है क्या? क्या बोलेंगे आप, कौन सा लाइन बोलना ज्यादा उचित है? सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, ये कहना ज्यादा उचित है। जब आप ये कह रहे हैं कि सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो सारी पूर्ण संख्या में तो जीरो भी आ रहा है, तो जीरो तो प्राकृतिक नहीं हो पाया। इसका मतलब आप ये कहेंगे, ये स्टेटमेंट भी पूछता है तो ये लिखेंगे आप कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, संख्या नहीं होती। क्या कारण है भैया? जीरो, जीरो ही एकमात्र कारण है। पूर्ण संख्या में जीरो बैठा है, जीरो तो प्राकृतिक होता नहीं है करके ये परिभाषा बनता है। चलिए पूर्ण संख्या भी हो गया,
और हमारा हम 7वें नंबर तक भी कर लिए हैं। अब कुछ ऐसी संख्या देखते हैं। एक और संख्या के बारे में हम बचपन से सुनते पढ़ते आए हैं, वो है क्या? सम संख्या। सम संख्या को देखते हैं। सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर। सम संख्याओं को तो आप सब जानते ही हैं, बेसिकली इसकी परिभाषा आप जानते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से भाग चले जाए वो सम संख्या है। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, वो सम संख्या होगा। तो अब सवाल ये होता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं सम संख्या को एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, कि सारी सम संख्या को कुछ मैं ऐसा फॉर्मूला बना दूं कि बस मैं बोलूं कि बस ये सम संख्या है। जब कोई संख्या 2 से विभाजित हो सकती है, अगर परिभाषा आप ये बोलते हैं कि ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सकती है, इसका मतलब वो 2 के मल्टीपल्स, 2 के गुणा से बनी होगी। समझ रहे बात? 2 से भी, जब मैं x में 2 का गुणा करके किसी को बनाया, वही अंक तो 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि सारा 2x 2n के फॉर्म में सारे नंबर जो है वो सम संख्या है, क्या बैठेगा ये? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, सब संख्या आ रही। इसका मतलब कि सम संख्या का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप क्या बोल सकते हैं? 2n। 2n के फॉर्म में अगर है तो वो है सम संख्या, या n बोलने से ज्यादा बेटर है कि हम इसको 2k बोले। n कोई दूसरा सेंस ना निकाल ले। मैथ्स में ये भी एक दिक्कत हो जाता है कि सबका अलग अलग जो है सिंबल होता है, तो हम बोलते हैं 2k। जो 2k के फॉर्म में हो वो सम संख्या होगा। जैसे एग्जांपल क्या बोल सकते हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे जो है सम संख्या जो कि 2 से विभाजित होते हैं, और जो 2 का मल्टीपल हो, 2 के मल्टीपल सारे जो है वो सम संख्या होंगे। ठीक, उसके बाद में हम अगला देखते हैं विषम संख्या। बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। विषम संख्या। विषम संख्या मतलब कि ऑड नंबर। और हिंदी और इंग्लिश दोनों नामों को जानने का प्रयास जो है दोनों माध्यम के व्यक्ति जो है किया करे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके इंग्लिश से बड़े अच्छे से समझ में आता है, कुछ चीजें ऐसी होती है हिंदी में बड़े। जैसे लघुत्तम समापवर्त हिंदी में समझ ही नहीं आएगा क्या मतलब है, लेकिन एलसीएम बोलोगे तो बड़ा काम बन जाता है। इससे तो ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, बन जाएगा। तो वो ऐसी चीजें होती है, तो दोनों नाम आप जानने का प्रयास करें। विषम संख्या क्या होगा? जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, जो 2 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, तो इसका मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कर सकता हूं? क्या मैं इसको 2k + 1 लिख लूं? सारी विषम संख्या 2k + 1 के फॉर्म में लिखी जा सकती है। जैसे 3 2 × 1 = 1, जैसे 5 2 × 2 = 1। तो सारे 2k + 1 के फॉर्म में जो नंबर होंगे वो होंगे विषम संख्या। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। फिर ये अगर हो गया तो अगर आप इसको समझ जाते हैं क्लास में एक बार में, तो मैं थोड़ा सा इससे क्लास का स्तर भी मैं समझ जाऊंगा कि मुझे फिर किस तरीके से क्लास को लेके जाना है। इतना लिख लिया आप लोगों ने? चलिए देखिएगा आप। सम संख्या प्लस सम संख्या। सम संख्या सम प्लस सम, सम होता है। 2 धन 2, छोटे छोटे एग्जांपल से आप देखो, 2 धन 2 4, सम ही होता है। उसके बाद मैं बोलता हूं विषम प्लस विषम, सम ही होता है। जैसे कि 3 धन 1 कर लो, 4 ही हो गया। ठीक, चलो इसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट से गणित कैसे तेज होता है, इसका छोटा सा व्यू यहां देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट से आपने क्या किया। सम प्लस सम सम होता है, विषम प्लस विषम सम होता है। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि सम गुणित विषम भी सम होता है। जैसे कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक हो गया। तो सम बनने के 3 तरीके थे, सम प्लस सम सम, विषम प्लस विषम सम, और सम गुणित विषम सम। अब इसके सिवा 2 जो अन्य तरीके हैं मैं उसको लगाता हूं कि सम और विषम का अगर प्लस माइनस हो जाए, इसको भी प्लस माइनस कर लेते, क्या ही दिक्कत है। सम और विषम का प्लस माइनस हो जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? विषम आता है। सम और विषम का प्लस माइनस होने पे विषम आता है।
और अगर विषम इंटू विषम हो जाए तो भी विषम आता है। 3 3 9 विषम आता है। सम बनने के 3 तरीके थे। बेसिकली आपको इन 3 तरीकों को याद रखना है। सम प्लस सम होगा, विषम प्लस विषम सम प्लस सम, विषम प्लस विषम सम, और सम इंटू विषम सम। ये 3 तरीके से सम बनेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहां से एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। अब कैसे जो है चीजें को आप इसको लिख लियो, मैं इसको हटा रहा हूं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। किसी सवाल को बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे किया जा सकता है, ये देखिए। जैसे मान लीजिए सवाल ये है, कोई दो संख्या का योग एक सम संख्या है। मान लो लिखा है कोई दो संख्या a प्लस बी का योग 6 है। सम संख्या, मैं समझ गया, मेरे को 6 से मतलब नहीं है, मैं समझ गया सम है बस। मान लो मैं पहली कंडीशन बना रहा, दूसरा है उसका अंतर जो है वो सम है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं, इसको जोड़ रहा हूं, यानी कि a प्लस बी, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो दोनों को जोड़ने के बाद में क्या हो सकता है, यानी मुझे a का मान चाहिए। मुझे जो है इस सवाल में, सवाल ये था आपका कि दो संख्याओं का योग सम संख्या है, दो संख्याओं का अंतर जो है सम संख्या है। मुझे प्रथम संख्या का मान चाहिए, a का मान चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने जोड़ दिया। समीकरण एक और समीकरण को दो को जोड़ूंगा मैं, तो क्या आएगा, b से b कट जाएगा, बचेगा क्या, 2a बचेगा, बराबर क्या आ गया, सम प्लस सम। या मैं इसको एक काम करता हूं, यहां से मैं 2 को भी हटा देता हूं और 2 को मैं ले जाता हूं, ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक है, ये हो गया। सम प्लस सम क्या होगा, सम ही होगा। अभी आप पढ़े, डिवाइड बाई 2 करेंगे, सम संख्या को 2 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू मिलेगा, क्या वो कभी भी डेसिमल में मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। किसमें मिलेगा, इंटीजर में मिलेगा, यानी पूर्णांक में मिलेगा। यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, या आप बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर में मिलेगा, नेचुरल नंबर। अगर आपके सवाल ऐसा था कि दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का अंतर 16 है, पहली संख्या बताओ, ऑप्शन दे रखा है उसमें 4, फिर ऑप्शन दिया है 4.6, ऑप्शन दिया है 5.2, ऑप्शन दिया है 6.8। आपको एक बात जो है कंफर्म है यहाँ पे कि कभी भी डेसिमल में आंसर नहीं आएगा ए का मान। तो आप बिना सॉल्व किए जा सकते हैं कि वैल्यू क्या होगा, बिना डेसिमल वाला जो है वो आंसर होगा। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट का अप्रोच लगाना पड़ता है मैथ्स में, हर बार सॉल्व करने के लिए नहीं भागना है। ठीक है, अब इसी में कुछ और जो है थोड़ा तरीका बदलते हैं, इसी में थोड़ा सा इसी को ही अपन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी का मान इस बार विषम है और a माइनस बी का मान इस बार जो है वो विषम है, तो ऐसा करने पे a का मान क्या हो गया, विषम प्लस विषम डिवाइड बाई 2, और विषम प्लस विषम क्या होता है, सम होता है, मतलब सम बाई 2। यानी यहाँ पर भी क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा या इंटीजर मिलेगा, यानी डेसिमल नहीं मिलेगा। कहने का मतलब डेसिमल, दशमलव में तो नहीं आने वाला। अब मान लो इसी में मैं कहानी थोड़ा सा और बदल दूं, अब यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी हो गई कि a प्लस बी का मान इस बार जो है सम है और a माइनस बी का मान विषम है। कहने का मतलब एक सम और एक विषम है। ऐसी कंडीशन में a बराबर क्या हो गया, सम प्लस विषम हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और सम प्लस विषम क्या बनेगा, विषम बनेगा। विषम बाई 2 कभी भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं आ सकती, इंटीजर नहीं आ सकती, क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। तो ऐसी स्थिति पे आंसर क्या आएगा, डेसिमल ही दिखेगा। जो भी ऑप्शन में डेसिमल वैल्यू है वही इसका आंसर है, यानी क्या आएगा यहाँ पे, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल डेसिमल वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट का उपयोग जो है करना पड़ता है। जब आपका फाउंडेशन अच्छा होता है तो ये सारी चीजें जो है रन करती है। ठीक है, तो आज जो है समय समाप्त हो रहा है अपना। ठीक है, तो अपन इसको जो है कल करेंगे आगे, संख्याओं को देखेंगे। जैसे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है,
जुड़वा अभाज्य संख्या होता है, अभी जो आ रहा है ट्विन प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, ऐसे सवाल पूछा है, सबको देखेंगे अपन, फिर डेसिमल भी देखेंगे, जितनी प्रकार की संख्याएं होती है 16-17 प्रकार की, पहले उसको समझ लेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से अपन रिविजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या सीखा। तो हमने पहले जो है, आप सिर्फ सुनिएगा बस आराम से, हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जब भी आप संख्या पद्धति को अब याद करेंगे आगे जाके फ्यूचर में 5 पॉइंट आपको नजर आना चाहिए। क्या? पहला इकाई का अंक याद करना, यहाँ से सवाल आते हैं। दूसरा रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। तीसरा है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। चौथा क्या होता है? डिजिटल सम, ये भी सीखना बहुत आवश्यक है, ये भी मैं अच्छे सिखाऊंगा आपको। और उसके बाद में पांचवा क्या है? सम अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सम अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में कुछ अलग फैक्टर, बहुत सारे प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो सब अपन करेंगे। तो ये 5 के इर्द गिर्द चैप्टर जो जाने वाला है। पहले हमने थ्योरी स्टार्ट किया। थ्योरी में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? संख्या। संख्या क्या होती है भाई? संख्या होती है ऐसी गणितीय वस्तु, ऐसा मैथमेटिकल इक्विपमेंट जिसका उपयोग आप किसमें करेंगे? नापने, मापने, गणना करने या नामांकित करने में करेंगे। वो संख्या सीधी सी बात है। संख्या में पहला हमने क्या देखा? वास्तविक संख्या देखा। वास्तविक संख्या मतलब कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। और संख्या रेखा क्या है? एक क्षैतिज रेखा है, जिसमें जीरो होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, यानी सारे प्लस वैल्यू, सारे माइनस वैल्यू, और ये सारे जो है उसमें आएंगे। जिसमें डेसिमल भी हम देखें कि डेसिमल को भी हम संख्या रेखा पे जो है लिख पा रहे हैं। डेसिमल, डेसिमल में भी कौन सा? जो फिक्स डेसिमल है। जो डेसिमल कंटिन्यू आगे बढ़ता है उसको हम नहीं लिख पाएंगे, तो वो डेसिमल नहीं आएगा इसके एग्जांपल में, है ना। उसके बाद में दूसरा क्या था? दूसरा नंबर था, वो क्या था? काल्पनिक संख्या, इमेजनरी नंबर। तो ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे निरूपित ना कर सके, वो होगा काल्पनिक संख्या। और इसका एग्जाम्पल क्या हो रहा है? ऐसा दशमलव जो कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है, जिसको संख्या रेखा पे जो है निरूपित नहीं कर सकते। और दूसरा क्या था? रूट के अंदर में माइनस वैल्यू, जैसे रूट में -1 जो है, जिसको आई से सिंबल है उसका, इमेजनरी नंबर। ठीक है, ये होता है। उसके बाद में जो तीसरा हम जो संख्या पढ़े, वो तीसरा संख्या क्या था? परिमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर। क्या होता है परिमेय संख्या? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जो है कभी भी जीरो नहीं होगा, और p और q क्या होंगे? इंटीजर होंगे, यानी कि पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो सारी वैल्यू, जैसे मान लो 3/4 है तो p/q के रूप में है, मतलब ये क्या है? रैशनल नंबर है, जो है परिमेय संख्या। केवल अगर एक नंबर भी है सिंगल, अगर मान लो 5 है, तो वो भी जो है परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आप 5/1 तो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला जो था वो क्या था? अपरिमेय संख्या था। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी? जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और इसका एग्जांपल क्या था? ऐसा दशमलव जो कंटिन्यू आगे बढ़ता है, जिसको आप फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल क्या था? पाई। पाई एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो नहीं होता क्योंकि इसका एक्चुअल वैल्यू जो है 3.14 वाला जब होता है वो होता है, 22/7 नहीं होता। उसके बाद में जो है हम आगे अगला बढ़े, तो उसके बाद क्या आया? फिर पूर्णांक आया कि भाई पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। तो पूर्णांक क्या होता है? सारी निगेटिव वैल्यू, जीरो और पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा? पूर्णांक। मतलब कि जो डेसिमल नहीं है, जो दशमलव नहीं है, वो क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, दो ही हो सकते हैं, या तो दशमलव होंगे या तो बिना दशमलव के होगा। बिना दशमलव के जो होगा वो क्या है? पूर्णांक है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, उसके बाद अगला हमने क्या पढ़ा? पूर्णांक के बाद में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिसका उपयोग हम गिनती में करते हैं, जो कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। फिर पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जिसे 2 से विभाजित कर सकते हैं। ये वो परिभाषा है जो हर कोई जानता है, लेकिन हम क्या, हम हमारे सेंस में क्या होगा? वो जो 2 का मल्टीपल हो, यानी कि जिसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 2k होगा। और विषम संख्या क्या होगा? 2k + 1 के रूप में होगा, वो क्या है? विषम संख्या। उससे हमने एक कंक्लूजन डेवलप किया कि मान लीजिए कोई दो संख्या है जो a + b, दो संख्याओं का सम अगर सम संख्या है, दो संख्याओं का अंतर अगर सम संख्या है, तो ऐसी स्थिति में पहली संख्या क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी, यानी दशमलव में नहीं होगा। अगर मान लीजिए दो संख्याओं का सम विषम है और अंतर अगर विषम है, सम सम का पेयर हो, विषम विषम का पेयर हो, दोनों स्थिति में क्या बनता है? नेचुरल नंबर आता है, एक a का मान। अगर मान लीजिए पहली संख्या पहला जो है a + b का मान सम है और a - b का मान विषम है, अगर सम विषम दोनों आ जाए तो उस कंडीशन में क्या आ जाता है? डेसिमल आ जाता है। क्यों? क्योंकि सम प्लस विषम का मान विषम होता है। ठीक है, चलिए तो कल हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।